ये जो तैयारी बीजेपी की दिख रही है, इससे ममता दीदी की परेशानी बढ़ेगी, टीएमसी दिक्कत में आएगी, या फिर बंगाल की जनता एक बार फिर दीदी पर ही भरोसा करती दिखाई पड़ेगी? तो मुझे लगता है बहुत टफ है मामला, और ममता बनर्जी किस तरह से अपने कार्ड्स खेलती हैं, किस से तैयारी करती हैं, दिलचस्प होगा, वो डिपेंड करेगा। जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं वहां पे चुनाव की तैयारी करने के लिए, ममता दीदी अपनी सरकार बचाने के प्रयास में लगी हुई हैं, ये सब खबरें बन रही हैं। और राहुल गांधी जी की खबरें क्या बन रही हैं कि वो रणथंभौर में छुट्टियां मनाने गए हैं। ममता बनर्जी अपना खेल बिगाड़ सकती है जिस ढंग से वो खेल रही है, वह खुद ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, वह खुद ध्रुवीकरण करना चाह रही है। तो अगर वहां ध्रुवीकरण होगा और ऐसा पक्का ध्रुवीकरण हो गया जैसा बाकी राज्यों में हुआ है, जैसे फायदा बीजेपी को मिल जाए, तो फायदा उसका बीजेपी को ही होगा और बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर बंगाल के अंदर भारतीय अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इसी तरह घटनाएं घटती रहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव को फंसा लेगी। नेत्री जो 15 साल से शासन कर रही हैं वो इस लेवल पे आ गई कि बोलना पड़े कि बंगाली जो बोलने वाले हैं उनसे मुझे इनको तकलीफ है। सोचिए किस तरह का बिगुल भूजा है, किस तरह के बीजेपी का वहाँ पे रणनीति वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। 26 में अभी विधानसभा चुनाव होंगे, हो सकता है 27-28 तक वो मुख्यमंत्री रहे अगर बन जाती है, तो अगर पे है तो, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को कमान सौंप के हो सकता है वो राष्ट्रीय राजनीति में अपने कदम रखें। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। राजनीतिक गलियारों की हर बड़ी खबर खबरों के खिलाड़ी में हम आप तक पहुंचाते हैं। उस खबर के पर्दे के पीछे की कहानी, उसकी तैयारी और उसका पूरा विश्लेषण। शानदार पैनल मेरे साथ है। अनुराग वर्मा जी हैं हमारे साथ, पीयूष जी हमारे साथ हैं आज, अजय सेतिया जी हमारे साथ हैं, बिलाल जी हमारे साथ हैं, संजय राणा जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। अमित शाह ने बंगाल में ताल ठोक दी है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी बम्पर तैयारी के साथ ममता दीदी के सामने उतर रही है। सवाल ये कि ये जो तैयारी बीजेपी की दिख रही है, इससे ममता दीदी की परेशानी बढ़ेगी, टीएमसी दिक्कत में आएगी, या फिर बंगाल की जनता एक बार फिर दीदी पर ही भरोसा करती दिखाई पड़ेगी? कैसी तैयारी बीजेपी की है, टीएमसी किस तरीके से तैयारी से बंगाल में उतर रही है? हालांकि थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी कमर कसकर तैयार है, निश्चित तौर पर इस पर विश्लेषण लाजमी है। इसलिए हमने खबरों खिलाड़ी में विषय चुना है। अनुराग सर, अमित शाह पूरी तैयारी के साथ उतर गए, ब्लूप्रिंट के साथ बंगाल में उतर गए हैं, दीदी की परेशानी बढ़ेगी क्या? देखिए, दीदी की परेशानी पिछली बार भी बढ़ी थी और उसका नतीजा भी हुआ था। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनावों में भी बहुत दमखम से लड़ी थी और उसका नतीजा भी आया था कि 3 सीट से वो बढ़ के 70-75 सीटों के आसपास आ गए। लोकसभा के चुनाव में भी देखा जाए तो अच्छा नतीजा, बीजेपी ने अच्छी सीटें वहाँ पे ली। देखिए, अब जो चुनाव का नया पैटर्न है, तैयारी ठीक है। देखिए, तैयारी करने में बीजेपी से बढ़िया जो चुनाव की तैयारी में कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जो अभी एक नए चुनाव की एक जो नई पैटर्न आया है कि आप रेवड़ी क्या बांटने जा रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि स्टेट गवर्नमेंट में वो बैठी हुई हैं और वो इतनी रेवड़ियां बांट चुकी हैं कि अब उनके पास ही बची हैं कि नहीं अपने लिए, ये भी नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी रेवड़ी देगी वो कितनी इफेक्टिव होगी, ये चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है। जिस तरह से बीजेपी ने वहां पे सबसे बड़ी चीज है घुसपैठ और पोलराइजेशन, उस पे जो शुरू किया है। देखिए, ये जो पिछले 10 साल से बीजेपी वहाँ पे धीरे धीरे लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक समझा लिया है कि घुसपैठ जिस तरह से देश के लिए खतरनाक है, वो वेस्ट बंगाल के लिए भी उतना ही खतरनाक है या उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो घुसपैठ और जो पोलराइजेशन है, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये जो 3 चीज़ें वहाँ की जनता को समझाई जा रही है। जिस तरह से 2% से 22% वोटर बीजेपी का पहुँचा है जितनी जल्दी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी की जो तैयारी है उसमें वो सही ट्रैक पे जाते दिख रहे हैं। चूंकि लेकिन ममता बनर्जी वहाँ चुनाव में बहुत दिनों, सरकार में बहुत दिनों से हैं और वो जितनी चीज़ें कर सकती थी उन्होंने कर दी। उनको अपना किला बचाना है, अटैक पूरी तरह से हो रहा है और इसी के बीच राहुल गांधी जी का अभी कोई अता पता नहीं है। मेरे ख्याल से वो चुनाव के बाद आएंगे और कहेंगे कि जी वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई जी, और सारी चीज़ें बेईमानी हो गई। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मैं पहले से बोल दूं कि जिस समय
हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं वहाँ पे चुनाव की तैयारी करने के लिए। ममता दीदी अपनी सरकार बचाने के प्रयास में लगी हुई हैं, ये सब खबरें बन रही हैं। और राहुल गांधी जी की खबरें क्या बन रही हैं कि वो रणथंभौर में छुट्टियां मनाने गए हैं। तो घर के फंक्शन में भी ना जाए आदमी। आप सर राहुल गांधी को आप छोड़ते नहीं। नहीं नहीं नहीं, बात को तो राहुल गांधी भी आ जाएंगे। अब इजराइल गाजा पे बात को तो राहुल गांधी भी आ घूम जाएंगे। फिर के ले ही आते हैं राहुल गांधी भी। जी नहीं, हमारे एलओपी ये हैं। जी जी जी, बात करिए। देखिए ये चूंकि चर्चा हमने महीने 2 महीने बाद करनी है, तो मैं इस चर्चा अभी से की ही कह शुरुआत आज से इसको माहौल बनाना थोड़ा सा शुरू कर रहा हूं। अच्छा, अब आप देखिएगा जब वहां पे चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, वो डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग, तब हम रेहान की शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आप ये देखिए, देश की सबसे बड़ी अपोजिशन, देश की सबसे बड़ी पार्टी का डायरेक्शन क्या है, चुनाव को, लोकतंत्र को लेकर उनकी कितनी संजीदगी है, वो देखने की जरूरत है। अजय सर, ये अमित शाह ने चुनावी बिगुल सच में फूंक दिया है, या ये जो केंद्र और राज्य की जो टकराव है, आप फिलहाल उसे अभी उसी रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा ये होती है कि बहुत पहले शुरू होते हैं और हमलावर होते हैं और अंत तक हमलावर रहते हैं। ये उनकी रणनीति होती है। और हर जगह पर आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में भी 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी शुरू हो गए थे, अमित शाह शुरू हो गए थे। विधानसभा में भी हर राज्य में वो पहले से शुरू हो जाते हैं। उनकी रणनीति जो है बननी शुरू हो जाती है और हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं वो। उसमें बिल्कुल माइक्रो उनका मैनेजमेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी राज्यों से कहाँ से कितने, किस मोहल्ले में कैसे वोटर हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे वोटर हैं, फिर उस वोटर के हिसाब से बाहर से किस व्यक्ति को लाना है, वो सारी मैनेजमेंट वो पहले उसी मैनेजमेंट के लिए वो 2-3 दिन के लिए वहाँ पर गए और वो सारी उन्होंने तैयारी की है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि पिछली बार भी, जैसा कि अभी अनुराग जी बता रहे थे, कि वो 3 से जाकर के 70-75 तक पहुँच गए। ठीक है, पहुँचे, और इस बार भी वही उसी तरह का मुकाबला होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ध्रुवीकरण कुछ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ध्रुवीकरण वैसा हो जाता है जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच भी सकती है, सत्ता में आ भी सकती है। लेकिन हमें ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव को हुए अभी 1.25 साल 1.5 साल हुआ है, इससे 1.5 साल हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में भी ममता ने अपना जो रुतबा है वो बरकरार नहीं रखा, बल्कि बढ़ाया है। पिछले चुनावों के मुकाबले उनकी 6-7 सीटें बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें घट गई। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपर हैंड में नहीं आई है। आज भी ममता ही वहां पर अपर हैंड में है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप देश में माहौल बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंगाल में माहौल बन जाएगा। लेकिन जिस प्रकार ममता बनर्जी खेल रही है, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी अपना खेल बिगाड़ सकती है। जिस ढंग से वो खेल रही है, वह खुद ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, वह खुद ध्रुवीकरण करना चाह रही है। तो अगर वहां ध्रुवीकरण होगा और ऐसा पक्का ध्रुवीकरण हो गया जैसा बाकी राज्यों में हुआ, जैसे फायदा बीजेपी को मिल जाए, तो फायदा उसका बीजेपी को ही होगा और बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। ठीक है पीयूष सर, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, अमित शाह की प्लानिंग दिखाई पड़ रही है, आप ममता के लिए बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? बीजेपी का हमला, विपक्ष का हमला, या फिर जो आंतरिक अभी चिंताएं दिख रही हैं एसआईआर को लेकर, इंटरनल हिंदुओं की मौत को लेकर, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर, मतलब आंतरिक जो मामले हैं वो ममता के लिए ज्यादा चुनौती है या विपक्ष का हमला? देखिए, निश्चित रूप से आंतरिक मामले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो चुनौती उनको दे सकते हैं। और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता ही होता है जब आप लंबे शासन में रहते हैं, तो वो भी है। लेकिन जिस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो उसमें सफल हो जा रही है, चिंता का विषय ये है, क्योंकि अमित शाह जी अभी गए हैं और जो भी उनके वीक पॉइंट्स हैं उसको टाइट करने के लिए वहाँ गए हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन से लेके मटुआ में जो असंतोष है, उनके नाम डिलीट हुए हैं बहुत सारे। कल ही 35 से 37% जो है, वो जो 15 कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें उनकी डोमिनेंस है, उनके वोट जो है उसमें एसआईआर में बाहर हो गए हैं। उसको किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि वो चिंता है, क्योंकि एक बड़ा तबका वो जो है कि इनका वोट बैंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में लगातार उनको कल्टिवेट किया है, मटुआ संप्रदाय को। तो वो है, तो हर तरह से वो ये इसमें वो माहिर हैं। अमित शाह जी भाई उनके अध्यक्ष तो है नहीं, लेकिन फिर भी अमित शाह जी पूरा देखते हैं। बिहार में उन्होंने देखा, लास्ट में जब चुनाव था उस टाइम में वहीं बैठे रहे वो।
उत्तर प्रदेश में हमने देखा था 2017 में जब इनको वहाँ सत्ता में आना था, पूरे 2-2.5 महीने जो है वहाँ होटल में रह के अमित शाह, तो अमित शाह जी पूरा स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे से, दूसरा होम मिनिस्ट्री उनके पास है तो वो डर भी खरीद फरोख्त में वो थोड़ा आराम रहता है, तो वो डर दिखा के, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रभावी रहते हैं और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी कमज़ोर ममता बनर्जी अपनी स्ट्रेटजी में होती हैं, अपना पोलराइजेशन अगर वो हो जाता है, मुझे लगता है दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बात होगी वो वहाँ का भद्र जो समाज है, भद्र लोग जो है, देखिए पिछली बार भी 2020 में लगा था कि वो जो इनके प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है, 2021 में, 21 में, तो लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो सोच है थॉट लेवल पे, वो अतिवादी नहीं है, वो धार्मिक लेवल उस तरह से नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उस तरह से कहीं ना कहीं जो है कि हिंदुत्व के कार्ड को, और खासकर जो नॉन बंगालीज हैं जो वहाँ बसे हुए हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वो तो प्रभाव में आए हैं, एक बड़ा तबका उनका जो है उसमें। लेकिन नॉर्थ जो बंगाल है वहाँ पे खासकर जो है पूरी कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी भी कोई ना कोई कार्ड लेके आती हैं। हमने देखा पिछले बार किस तरह से उन्होंने को इंजर्ड कर लिया और उसको पूरे घूमी वैसे प्लास्टर पहन के कार्ड ही कह सकते हैं, और वो सिंपैथी का एक फैक्टर जो था, जो पिछले बार भी काफ़ी टफ थी फाइट और लग रहा था शायद हार ना जाए ममता बनर्जी, हारी तो वो, लेकिन फिर जीत के आई वो, हारी भी, ये बहुत बड़ी बात थी देखी। और ये बीजेपी का जो कैंपेन था उसका जो प्रभाव वहाँ लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह, तो मुझे लगता है बहुत टफ है मामला। और ममता बनर्जी किस तरह से अपने कार्ड्स खेलती हैं, किस से तैयारी करती हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे एडवांटेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि एडवांटेज विपक्ष है, लेकिन एडवांटेज सत्ता पक्ष को निकलती है। और भाजपा चाहे जिस भी तरीके से आप कह दीजिए कि चुनाव के माध्यम से, या जो है कि मशीनरी को एक्सप्लॉइट करके, या साम दाम दंड भेद से, खरीद फरोख्त से किस तरह से, या फिर जाति का समीकरण बैठा के वो ये करते, उसमें काम में माहिर है, अच्छा है, उनका पैसा बहुत है, सब कुछ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है कि इस बार भी शायद यही जीत जाए। जमीन पर काम भी करते हैं ना, बिहार देखा ना हमने, ममता बनर्जी को बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बिलाल सर, पीयूष जी जो कह रहे हैं मैं चाह रही हूँ कि आप उसको ना कहें। नो डाउट कि बीजेपी से ज़्यादा किसी के पास भी चुनावी जो मैनेजमेंट है, जो गुर है, वो उनके पास ही है। ये हमने बिहार में भी देखा, ये पूरी कहानी हमने बिहार में देखी। क्या बिहार के बाद ममता बनर्जी थोड़ी सी परेशान नजर आती हैं? और इस बार जो बंगाली अस्मिता की कहानी वो हमेशा से कहती रही है, क्या राष्ट्रवाद भारी हो जाएगा? देखिए प्रतीक्षा, मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो घट रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के रूप में। अगर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से वह राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त कड़वाहट है और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, विदेश मंत्री का जो वहाँ पर विजिट भी है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव देखता हूँ। अगर बंगाल के अंदर भारतीय अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इसी तरह घटनाएं घटती रहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव को फंसा लेगी, क्योंकि घुसपैठियों का जो मैटर है वो पश्चिम बंगाल से ही जुड़ता है। मैं इस प्रोस्पेक्ट में इस चुनाव को देखता हूँ। माँ माटी मानुस अपनी जगह एक मुद्दा है, बंगाली अस्मिता अपनी जगह मुद्दा है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें राष्ट्रवाद है, वहीं घुसपैठियों का मुद्दा है, सोनार बंगाल का मुद्दा है, वंदे मातरम का मुद्दा है। तो ये जो मुद्दों के जो क्लैशेस हैं, इसके अंदर जो बंगाल के अंदर जो घट रहा है उस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस चुनाव को फंसा लिया जाए। हालांकि 2016 के चुनाव अगर आप देखें, 2019 का 21 का चुनाव देखें, तो दोनों चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूटी में गेन कर रही है और आज अपना वोट प्रतिशत 38% उठाकर लेके आई है। लेकिन ममता बनर्जी भी एक एग्रेसिव लीडर है, वो भी इमोशनल पिच पर ले जाती हैं, वो भी ध्रुवीकरण को ध्रुवीकरण से काउंटर करना जानती है, फायरब्रांड नेता है और वो चाहेंगी कि मैं उसी पैरेलल ग्राउंड पर उसको काउंटर कर दूं। वहाँ माइनॉरिटी का जो फैक्टर है पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये भी डिपेंड करेगा कि कांग्रेस इंडिविजुअल लड़ती है या नहीं लड़ती। अभी तक जो हमको संकेत मिल रहे हैं वहाँ कांग्रेस इंडिविजुअल लड़ना चाहेगी, क्योंकि आने वाले केरल के अंदर जो चुनाव है वहाँ एलडीएफ यूडीएफ
का जो एक टकराव है कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसमें वो कहीं ना कहीं लेफ्ट फोर्सेस के साथ खड़ी मिले, क्योंकि वहाँ उसकी निकाय चुनाव में एक अच्छी प्रोग्रेस उसको मिली है। तो मैं कहना चाहूँगा इस बार का चुनाव काफ़ी टफ होगा, ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी, सस्टेन करना होगा, लेकिन चुनाव इस बार काफ़ी टफ होगा। अगर बंगाल के अंदर वातावरण इसी तरह बना रहा तो फिर ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में चुनाव लड़ेंगे। संजय सर, जिस तरीके की बात अभी सभी ने कही कि चुनौती तो है, विपक्ष की चुनौती भी है और बंगाल में इंटरनल भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि ममता दीदी को परेशान करेंगे। क्या अमित शाह की रणनीति के भरोसे ही बंगाल फतेह करने की तैयारी है या कोई चेहरा है बीजेपी का बंगाल में? देखिए, अगर अमित शाह की बात की जाए, अमित शाह की बिगुल की बात की जाए, बंगाल के चुनाव की बात की जाए, तो इसी से आप देख लीजिए कि जो नेत्री जो 15 साल से शासन कर रही हैं वो इस लेवल पे आ गई कि बोलना पड़े कि बंगाली जो बोलने वाले हैं उनसे मुझे इनको तकलीफ है। सोचिए किस तरह का बिगुल भूजा है, किस तरह के बीजेपी का वहाँ पे रणनीति वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले बार आपने देखा होगा 2021 के चुनाव बोला गया था 200 सीट, इस बार 2/3 सीट। अगर भारतीय जनता पार्टी 2/3 तब पहुंचेगी, कंपटीशन तब होगा जब कहीं ना कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट थोड़ा सा रोल प्ले करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी 64 साल दोनों ने राज किया, 35 साल उन्होंने किया, 30 साल इन्होंने किया, 64 साल तकरीबन 64-65 साल उस प्रदेश में राज किया। दोनों पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अगर ये अस्तित्व में वापस आती है तो कहीं ना कहीं नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को गेन होगा। 9% से जो 40% आया, थोड़ा और बढ़ गया तो कहीं ना कहीं शासन बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो डेमोग्राफी की बात हो रही है, मुद्दे मैं उस पर नहीं जाता हूं, भ्रष्टाचार सब पे नहीं जाता हूं, जो डेमोग्राफी की बात हो रही है तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूं कि सैकड़े से वो स्टार्ट कर रही हैं। समझिए बात को, सैकड़े से वो स्टार्ट कर रही हैं, ये इनको 0 से स्टार्ट करना है। ऑलरेडी कोई सेंचुरी मार चुका है। जो डेमोग्राफी चेंजेस हुई है तो कहीं ना कहीं 126 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पे मुस्लिम बाहुल या मुस्लिम इन्फ्लुएंस होता है, वो ऑलरेडी उनके पास है। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशियों की बात हो रही है, रोहिंग्या की बात हो रही है, घुसपैठियों की बात हो रही है, तो इसीलिए बात हो रही है कि उनके वोटर्स हैं। और वो 126 नहीं मान के सिर्फ सैकड़ा मान लें तो कहीं ना कहीं एज हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी नो डाउट स्ट्रेटेजिकल बहुत मूव हो रही है। वोट पड़ा है, चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, उसमें कांग्रेस है ही नहीं। अगर रेहान वाड्रा की शादी में बिजी नहीं हो जाते हैं या जहां पे भी छुट्टियां मना रहे राहुल गांधी साहब वहां बिजी नहीं होते हैं और बंगाल में फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खूबसूरत एज मिलता है और मौका है। लेकिन हाँ, अगर शादी में बिजी हो गए और कहीं और मतलब छुट्टियां मनाने में बिजी हो गए, दोनों पार्टियों में, कम्युनिस्ट की भी बात कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी टफ फाइट तो देगी लेकिन सरकार बनाते हुए मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है विनोद सर, अमित शाह की जिस तरीके की तैयारी दिख रही है, बीजेपी की जिस तरीके की बूथ लेवल की प्लानिंग दिख रही है, नो डाउट कि ममता के लिए थोड़ी चुनौती तो है। इंटरनल भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा, बिलाल जी ने, कि वंदे मातरम का भी मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, बांग्लादेशी जो है उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। कैसे ये चुनाव बंगाल का आप देख रहे हैं, बीजेपी की तैयारी कैसे देख रहे हैं और बंगाली अस्मिता वर्सेस राष्ट्रवाद कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनौती दोनों के लिए है। ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती है अपने किले को, अपने गढ़ को बचाए रखना, और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि लगातार 2016 से वो कोशिश कर रही है और जगह बनाने की, उस गढ़ को जीतना। बात खाली इससे नहीं बनेगी कि 77 की 80 सीटें हो जाएं या 85 हो जाएं, 90 हो जाएं या 100 हो जाएं। बात तो, क्योंकि आप 16 में 3 पे थे, 2021 में आप 77 पे आए, वोट परसेंटेज आपका 38% के आसपास हो गया, 2019 में 18 सांसद आ गए, तो उस हिसाब से बीजेपी वहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बनी चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी का भी ग्राफ बढ़ा है लगातार। 2011 से ज़्यादा सीटें उन्होंने 2016 में जीती और 16 से ज़्यादा सीटें उन्होंने 2021 में जीती। तो ऐसा भी नहीं कि वो डाउन पे हों। अगर बीजेपी बढ़ रही है तो ममता बनर्जी भी बढ़ी है। तो इसलिए क्योंकि ये बाकी लेफ्ट और सीपीएम तो कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गया वहाँ, तो उसका वोट कुछ इधर गया कुछ उधर गया। मुझे लगता है कि अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और बिहार, बीजेपी वहीं जीती है जहां उसकी सरकार थी। हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में, बिहार में। जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, वहाँ नहीं जीत पाई, और झारखंड में रिपीट किया जेएमएम। तो कहीं ना कहीं तंत्र का फायदा सत्ताधारी दल को मिलता है, ये भी एक ट्रेंड है। अब वो किस रूप में मिलता है वो अलग बहस है।
मतलब परसेप्शन के लेवल पे, जिस लेवल पे भी। दूसरा क्या होता है, जो सरकार में होता है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। 10,000 रुपए डाल दिए नीतीश कुमार ने, मैया योजना कर दी हेमंत सोरेन ने, पूरा लड़की चुनाव बनाया पलट योजना गया। के दी शिंदे साहब ने। तो क्या ममता बनर्जी कोई योजना नहीं ला सकती? क्या ला सकती है? कुछ चल भी रही पहले से। तो अगर वो ले आती है कोई, अभी कल ही एक ट्वीट आया है कि हेमंत शर्मा का कि वो 8,000 रुपये पहुंच जाएंगे फरवरी में महिलाओं के खाते, 37 लाख महिलाओं के खाते में। तो किसी ने उसे मजाक भी किया कि 2,000 क्यों कम कर दिए, क्या असमिया लोग बिहारियों से कम है? वो लाइटर नोट में मजाक में किसी ने। खैर, तो ममता बनर्जी भी उस टूल किट का इस्तेमाल कर सकती हैं जो टूल किट सारी राज्य सरकारों ने इस्तेमाल किया है। तो वो एक एज उनके लिए हो जाएगा। दूसरा जो चुनौती उनके लिए है वो बांग्लादेश की घटनाएं हैं, जो भी जिस तरह बिलाल साहब भी इशारा कर रहे थे कि बांग्लादेश की घटनाओं का क्या असर पड़ता है, क्यों घुसपैठियों का मुद्दा सीधे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और वहाँ जिस तरह हिंदुओं की हत्याएं और हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन उसको वो टर्न आउट टेबल भी कर रही हैं। वो कह रही है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार तो बीजेपी की है, घुसपैठ मेरी थोड़ी है। बॉर्डर से हो रही है, बिल्कुल। नहीं, घुसपैठ कराओ बांग्लादेश को लेके भी कह रही हैं। वो कहती है कि आप चलो ढाका, हम तो साथ में हैं तुम्हारे बांग्लादेश में। दूसरा, हिंदुत्व के जवाब में उन्होंने एक काम और किया है, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया। अभी वो उन्होंने दुर्गा आंगन का उद्घाटन कर दिया और तीसरी घोषणा कर दी कि महाकाल मंदिर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व का के कार्ड को कमजोर करने के लिए उसी अपना जो पिछली बार चंडी पाठ वगैरह किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठी हुई हैं, वो बाकायदा दर बदर हर चीज़ का जवाब दे रही हैं। जैसे अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 सवाल उठाए, तुरंत ममता बनर्जी का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि सीमा पर ज़मीन नहीं दे रही राज्य सरकार, उन्होंने जिले गिना दिए जहाँ जहाँ ज़मीन दे दी। तो वो सब चल रहा है दोनों के बीच में। अमित शाह निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रणनीतिकार हैं और बीजेपी की जहाँ जहाँ जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह की रणनीति की बड़ी भूमिका रही है। और पिछले चुनाव में भी अमित शाह जी पूरी तरह सक्रिय थे, रणनीति थी, लेकिन फिर भी बीजेपी को बढ़त तो मिली, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन चुनौती मुझे लगता है दोनों के लिए है। और उस बीजेपी के सामने यह है कि उनको अपनी सरकार कैसे बने, और ममता के सामने ये है कि अपना नंबर भी बचाएं और अपनी सरकार भी बचाएं। ये चुनौती है। अब कांग्रेस का एक सवाल ये, कांग्रेस के सामने क्या है, कांग्रेस के बंगाल में कुछ जो खोना था खो चुकी है, उनके अभी रिवाइवल का कोई चांस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इस बार लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ेंगे। पिछली बार लेफ्ट के साथ लड़े थे वो। केरल बड़ा कारण नहीं, केरल तो पिछली बार भी लड़ रहे थे चुनाव और लेफ्ट से यहाँ अलायंस किए हुए थे और उसका कोई शून्य निकला। मुझे लगता है कांग्रेस या तो ममता के साथ कोई अलायंस करेगी कुछ सीटों पर मान करके, और या अकेले लड़ेगी। अकेले लड़के कांग्रेस की को कुछ मिलना तो है नहीं। थोड़ा बहुत कहीं 200-400-500 वोट का नुकसान अगर करेगी तृणमूल कांग्रेस का, वो मुस्लिम सीटों पर कर सकती है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी, पिछली बार भी नहीं कर पाई थी। इसलिए शायद कांग्रेस में एक थिंकिंग है कि वो ममता बनर्जी से कोई एक एडजस्टमेंट करे, जैसे 2011 में किया था उसने, और एक एडजस्टमेंट करके एक वो ले ले, क्या कहते हैं, कुछ सीटें ले ले और चुनाव में साथ में जाए, तो कम से कम जीरो से कुछ तो आ जाएगी। एक बड़ी थिंकिंग कांग्रेस में चल रही है कि अभी हम जीरो हैं, ममता के साथ मान लिए 20-25 सीटें मिल जाती हैं तो हो सकता है 5 सीटें जीत जाए, 10 सीटें जीत जाए, तो प्रेजेंस तो हो जाएगी कम से कम। तो इसलिए कांग्रेस में ज़्यादा जो है, इसीलिए अधीर रंजन सरकार जो ममता के धुर विरोधी हैं वो अभी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल के गए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि हम उसके मुद्दे पर गए थे जो बांग्लादेश के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बाहर, लेकिन जब आप मिलते हैं बंद कमरे में तो पता नहीं क्या क्या बात होती है। तो अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी का अलायंस हुआ तो अधीर रंजन सरकार के लिए मुश्किल होगी, अधीर रंजन चौधरी के लिए। और अधीर रंजन हो सकता है फिर अपना नया रास्ता बनाए। शुभेंदु अधिकारी से उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है। पिछली बार ममता जो हारी थी और शुभेंदु जीते थे नंदीग्राम से, उसमें कहा जाता है अधीर रंजन सरकार का भी बड़ा योगदान, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा योगदान था। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के साथ अलायंस की ओर ज़्यादा उन्मुख है। क्योंकि कल भी किसी चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता हमारा गठबंधन हो जाए ना हो। और कांग्रेस के पास वहाँ लड़ने के लिए कुछ है भी नहीं, ना कोई नेता है और ना कोई उम्मीदवार ही नहीं है। आप कहाँ सब जगह लड़ोगे? जी जी कि ये भले ही चाहे बंगाल हो या जो और दूसरे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी न जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया। देखिए आज ममता बनर्जी भी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवा रही हैं और मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव भी कृष्ण मंदिर का कर रहे हैं। तो ये मंदिर के आधार पे पूरा बदल दिया पूरा उन्होंने पार्टी का। तो लेकिन पीयूष जी,
कितना फायदेमंद होगा देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन लोगों पीयूष के लिए? जी, एक ये भी तो है, भारतीय जनता पार्टी भी तो ईद पर मुसलमानों को तोहफा भेजती है, रीच आउट करती है। हाँ। तो एजेंडा बैग उनका बनवा भी, के भेजती है। जी सर, उनका आप कर एजेंडा भी लीजिए, मैं तो closing सेट होता करती हूँ। है। जी प्रतीक्षा जी, एक बात पीयूष पंत जी ने कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मथुआ समुदाय के वोट घटे हैं एसआईआर में। तो एसआईआर का आप याद कीजिए, ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं एसआईआर बंगाल में होने ही नहीं दूंगी, देखती हूं कि चुनाव आयोग कैसे करते हैं। और फिर हुई, शांति से हुई, आराम से हुई। ममता बनर्जी ने एसआईआर का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी के वोट कटवाने के लिए, और बाद में उनको समझ में आया कि प्रशासनिक अधिकारी तो सारे मेरे हैं, बीएलओ तो सारे मेरे हैं, मैं करूंगी जैसे करूंगी। और उन्होंने किया, और वो गेम कर गई जिसमें अमित शाह जो है मात खा गए। ये एक बड़ी बात हो गई है वहां पर। देखिए, जैसे सर ने बोला, बिल्कुल सही है। तकरीबन 1,40,00,000 जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हिंदुओं के वोट एसआईआर में कटे हैं, और दूसरी और तकरीबन 35 से 40 लाख मुसलमानों के वोट करते। नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 5 सेकंड में और खत्म कर दूंगा। ममता बनर्जी और मोदी जी में अगर आप तुलना करते हैं तो महिला फैक्टर बहुत होता है। सिर्फ मोदी जी महिला फैक्टर में ममता के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, वो है वेस्ट बंगाल। और कहीं नहीं कमजोर पड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो एज ले लेती है। लेकिन एक सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है, रेडी कर रहे हैं। जैसे सेतिया जी ने कहा, पुष्पेश जी ने कहा कि अगर प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर प्रशासनिक तंत्र तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास भी है, फिर वो क्यों शिकायतें कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है। नहीं, सवाल तब यूपी पे आएंगे तब करेंगे डिस्कशन। अभी तो बंगाल कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने जो बात कही है तो ये है कि आपको याद होगा कि जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से निकल के बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि उंगली सीधी करके बात नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ को आपके कार्यकर्ता धमकाएंगे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो उनके पास शिकायत है कि बीएलओ का कैसे उपयोग वहां पर राज्य सरकार कर रही है। मैं जी सर, एक भविष्य की बात कर दूं, कंक्लूडिंग जी। अगर ममता बनर्जी फिर चौथी बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती हैं पश्चिम बंगाल में, तो जैसा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को आगे कर दिया है, और अभिषेक बनर्जी यात्रा निकाल रहे हैं वहाँ पर और यूथ को एड्रेस करने के लिए, तो अघोषित रूप से उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। बिल्कुल। तो आप देखिएगा कि फिर ममता बनर्जी हो सकता है 1 साल बाद, चूंकि 29 में लोकसभा चुनाव होने हैं, 26 में अभी विधानसभा चुनाव होंगे, हो सकता है 27-28 तक वो मुख्यमंत्री रहे अगर बन जाती है, तो अगर पे है तो। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को कमान सौंप के हो सकता है वो राष्ट्रीय राजनीति में अपने कदम रखें। देखिए, बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार बंगाल जिस तरीके से लड़ रहे हैं दोनों ही पक्ष, वो सियासत या सत्ता के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व की बात पर भी लड़ाई हो रही है। जैसा कि विनोद सर ने भी कहा कि एक सत्ता जमाने के लिए और एक सत्ता बचाने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। अमित शाह की जो चुनौती है उससे ममता बनर्जी की सियासत डगमगाएगी या ममता दीदी फिर चौंकाएंगी। बंगाल हमेशा की तरह परिणाम के दिन जरूर चौंकाएगा। बंगाल चुनाव की तैयारी अमित शाह और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हमने भी शुरू कर दी है। बंगाल चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों खिलाड़ी में आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें जरूर बताएं कि किस तरीके की खबरें आप चाहते हैं।